नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना पुरानी है, लेकिन उसका रिजल्ट एकदम हालिया है। उस पर अदालती फैसला एकदम हालिया है। आज हम नए वर्ष में प्रवेश कर गए हैं 2025 में। किस्सा कोई परिवार के सभी सुधी श्रोताओं को, किस्सा कोई परिवार से लगाव रखने वालों को और पूरे किस्सा कोई परिवार को मेरी तरफ से और किस्सा कोई परिवार की तरफ से सभी शुभ चिंतकों को नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल में आप और ज़्यादा स्वस्थ रहें और ज़्यादा व्यस्त रहें और उन्नति की ऊंचाइयों को छुएं और आपके जो कष्ट हों, आपके जो दुख हों, आपकी जो परेशानी हो, वो नए साल में सब दूर हो जाए, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो बहुत बहुत मुबारक नया साल आपको, बहुत बहुत मुबारक। आज आज जो मैं आपको अपराध की जो घटना बताने वाला हूँ वो है मध्य प्रदेश से, भोपाल से है, 2022 की है। हुआ कुछ यूं कि 18 जुलाई 2022 को रात करीब 8 बजे भोपाल के भीड़ भाड़ वाले इलाके अशोका गार्डन में सिमरा रोड पर शाम को 8 बजे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। एक मोटरसाइकिल पर एक महिला, एक पुरुष और 7 साल की एक लड़की जा रही थी। पीछे से 3 लोग एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और जैसे ही रोड ब्रेकर के पास महिला पुरुष बच्ची वाली मोटरसाइकिल हल्का सा धीमी हुई, पीछे वाले मोटरसाइकिल पे जो सवार लोग थे उन्होंने ओवरटेक करने की कोशिश की। उसके बाद से उनमें से एक ने उतरकर और गाड़ी को पीछे की तरफ यानी रोकने की कोशिश की। इसी में वो गाड़ी, उसका संतुलन बिगड़ा, गाड़ी गिरी और उस पर सवार तीनों लोग गिर गए। पीछे से जो 3 लोग आ रहे थे उनमें से 2 के हाथ में डंडे थे, मजबूत डंडे, फावड़े में लगाने वाला बेंट जो मजबूत होता है वो था और एक के पास चाकू था, लंबे फल का और बड़ा धारदार चाकू था। उन तीनों के गिरते ही चाकू वाले शख्स ने उस महिला और पुरुष पर बेतहाशा चाकू से हमला कर दिया। बिल्कुल बीच सड़क पर, डिवाइड जो जहाँ पर रोड ब्रेकर था, जहाँ वो खट 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 होता है, उसी से 1 कदम 2 कदम आगे। वहीं पर उसी मोहल्ले में, मैंने बताया ना कि भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है, पुराने शहर का इलाका है, वहीं पर एक छत पर खड़े हुए कमलेश लोधी नाम के एक व्यक्ति, 8 बजे का टाइम था, ऊपर वो छत पे थे और महीना आपको मैंने जुलाई बताया, गर्मी का दिन रहा होगा, भीतर रहने का मतलब नहीं है। उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा और जैसे ही उन्हें ये अंदाज लगा कि ये हत्या हो रही है, वहीं से उन्होंने पड़ोसियों का नाम लेके शोर मचाया छत से ही। लोग वहां से भागे। तब तक वो जो 2 अपराधी डंडा लिए हुए थे, जो फावड़े का बेट लिए हुए थे और जो चाकू लिया हुआ, तब तक वो अपने काम में लगे हुए थे। वो कोई जिसको वो कहते हैं, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते थे कि इन दोनों की सांस चलती रहे। हर हाल में उन्हें उसी समय खत्म कर देना था। पास में खड़ी 7 साल की बेटी रो रही थी, चिल्ला रही थी, उसकी आवाज कमलेश लोधी तक पहुंच रही थी। खैर, पड़ोसी भागे। भाग के उन्होंने जैसे ही पड़ोसियों को आते हुए देखा, तीनों ने भागने की कोशिश की। दौड़ाकर पड़ोसियों ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच किसी ने पुलिस को भी इत्तला कर दी। पुलिस की सायरन वाली गाड़ी वहां आ गई और देखा कि 2 लोग बुरी तरह से घायल वहां पड़े हैं और खून बिखरा हुआ है। चूंकि हल्की हल्की बरसात सी हो रही थी तो खून ज़्यादा दूर तक बहता हुआ या फैलता हुआ दिख रहा था। फौरन एम्बुलेंस मंगा के
उन दोनों को पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन पास के हॉस्पिटल ले जाते ही डॉक्टर्स ने उन दोनों को मृत घोषित कर दिया। ये बच्ची से पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो उसने बताया कि ये हमारे मम्मी पापा हैं, यानी जो जिनकी मृत्यु हुई थी, जिनकी हत्या हुई थी। फिर ये पूछा किसने मारा है, बोले पापा ने मारा है। पुलिस थोड़ा कंफ्यूज थी कि क्या किसको ये पापा मान रही है, क्या बात है। तो बहरहाल ये घटना हुई, पुलिस पहुंच गई और अगले दिन इस डबल मर्डर का बड़ा चर्चा रहा। अखबारों ने खूब इसको मुख्य पृष्ठ पर लिखा भी और उसके बाद उसका फॉलो अप भी किया। तो पुलिस के पास 3 चीज़ें थी, 2 लाशें, एक सहमी हुई बच्ची और एक कातिल जो खुद को महिला का पति बता रहा था। बच्ची मरने वाले को माता पिता बता रही थी और जो पकड़ा गया वो अपने आप को महिला का पति बता रहा था। पहली नज़र में ये बिल्कुल सीधा सीधा लग रहा था कि एक पति ने अपनी पत्नी को, उसके प्रेमी अपनी पत्नी को पत्नी और प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ने पर गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। ये प्राइमा फेसी जो मौके पर लोगों की समझ में आया, लेकिन कुछ सवाल थे जो इस सीधे साधी बात पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, उसको उलझा रहे थे। उसको समझने की कोशिश करनी पड़ी पुलिस वालों को कि अगर हमलावर महिला का पति था तो साथ में मरने वाला दूसरा आदमी कौन था। यह बच्ची किसकी संतान थी, उस हमलावर की या जो मारा गया व्यक्ति है उसकी संतान थी। इस हमले में 2 और लोग शामिल थे और वो कौन थे और किस तरफ भाग गए। ये तो खैर जिन लोगों ने दौड़ाया था उन्होंने बताया कि साहब 2 जो है वो चूंकि अंधेरा था और थोड़ी सी सड़क पर फिसलन भी थी, हम लोग इसके पहले दौड़ते, एक को पकड़ पाए लेकिन बाकी दोनों वहाँ से फरार हो गए। खैर पुलिस ने इसकी फिर अब कुछ ज़्यादा करने को नहीं था, हमलावर पकड़ा गया था, निश्चित है वो अपने बारे में भी बताता, साथ में 2 लोगों के बारे में और बताता कि कौन कौन थे और कारण भी बताया। खैर जो बात समझ में आई वो ये थी कि 2014 में इस पूरे इंसिडेंट की स्क्रिप्ट विदिशा में लिखी गई और इसके 3 मुख्य किरदार हैं। पहला रचना जो मारी गई थी, ये कहानी की मुख्य किरदार है जो प्यार और स्थिरता की तलाश में भटक रही थी, मानसिक रूप से उसे प्यार या स्थिरता की तलाश थी। दूसरा रमेश, रचना का पहला पति जिससे उसकी अरेंज मैरिज हुई थी। तीसरा सुनील मालवीय, रचना का दूसरा पति जिससे उसने लव मैरिज की थी और बाद में वो उसका कातिल बना, और यही सुनील था जो मौके पर पकड़ा गया था। अब विदिशा की रहने वाली रचना की शादी उसके परिवार वालों ने 2014 में वहीं के रहने वाले रमेश से करा दी। शादी के शुरुआती दिनों में ठीक ठाक रहा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जल्दी ही दोनों के बीच अनबन हो गई और उनके झगड़े शुरू हो गए। रोज रोज की कलह से तंग आकर रचना ने अपना ससुराल छोड़ दिया और वापस अपने मायके आ गई पति को छोड़ के। पति से अलग होने के बाद उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लोगों के तानों का सामना करना पड़ता है। मायके में भी लोग इसको बहुत अच्छा नहीं मानते कि भाई हमने तो शादी कर दी थी और फिर तुमको बना के रखना था, बचा के रखना था। इस तरह की बातें शुरुआत में तो बड़ी सहानुभूति होती है, लेकिन बाद में इस तरह की बातें घर वाले भी करते हैं। खैर इसी बीच में उस अकेलेपन में जब वो अकेलेपन से जूझ रही थी, पहली शादी से नाराज थी, तोड़ दी थी, किसी और की तलाश में रही होगी, इसी बीच में सोशल मीडिया साइट पर उसकी बात किसी से होने लगी। वही था सुनील मालवीय। जल्दी जल्दी ये सिलसिला जल्दी जल्दी आगे बढ़ा और धीरे धीरे ये प्यार में बदल गया। सुनील ने एक दिन रचना से शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पहली शादी के टूटने के दर्द से गुजर रही रचना को ऐसा लगा कि ये शायद हम डेस्टिन्ड थे और ऊपर वाले ने हमें एक सहारे के रूप में इसका हाथ
दिया है और उसको ये लगा कि इसी रिश्ते में हमारे भविष्य की खुशी है। और फिर 2-3 महीने बाद उसने सुनील मालविया से शादी कर ली और ये लव मैरिज थी। रचना की ज़िंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आ गई थी। पहली शादी से वो कहीं ज़्यादा इस शादी में खुश थी। दोनों भोपाल में खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे और देखते देखते शादी के 7 साल हो गए और 2 बच्चे भी इसी शादी से उनको हुए। फिर अचानक जनवरी 2022 में रचना अपने दोनों बच्चों को लेकर अचानक अपने पति सुनील मालवी के घर से गायब हो गई। पहले ये हुआ कि कहीं गई होगी, फिर ये हुआ कि मोबाइल उसने क्यों बंद कर दिया। बहरहाल इस ऊहापोह में 2-3 दिन बीत गए। सुनील ने उसको बहुत ढूंढा लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा और उसकी एक गुमशुदगी भी, मतलब अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की गुमशुदगी भी सुनील वाजपेयी ने लिखवा दी और उसके बाद उसे ढूंढना शुरू किया। कई कई महीने बीत गए तो धीरे धीरे ये पता लगा कि शुरू में वो इसके घर से निकल के, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई ऐसी बात उस समय नहीं हुई थी कि वो बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती। लेकिन पता लगाते लगाते पता ये लगा कि भोपाल में ही अपने भाई देवेंद्र के परिवार के पास वो चली गई थी। जुलाई में किसी तरह से उसके बाद वो कहाँ गई वो भी नहीं बता पाया उसका रचना का भाई भी। खैर पता लगाते लगाते जुलाई में, जनवरी में वो गई थी, जुलाई में उसको ये पता लग गया सुनील वाजपेयी को, क्योंकि वो बच्चों को और पत्नी को ढूंढ ही रहा था। पता लगा कि रचना भोपाल में कहाँ रह रही है। इसी बीच उसके बेटे का जन्मदिन आ गया और सुनील इसी बहाने भोपाल पहुंच गया। लेकिन उसके दिमाग में बच्चों से मिलने के अलावा कुछ और भी चल रहा था और वो बदले की आग में जल रहा था। भोपाल पहुंचने के बाद सुनील ने रचना को स्पॉट कर लिया कि ये कहाँ रह रही है और उसकी रैकी करनी शुरू की। तो ये पता लगा कि वो किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में, एक ही घर में 2 बच्चों के साथ रह रही थी। जैसे ही उस तीसरे व्यक्ति का पता लगा वैसे ही सुनील वाजपेयी ने का दिमाग, जैसे वो कहते हैं ना, उसका खून खौल उठा और उसने उसको ठिकाने लगाने की साजिश उसने करनी शुरू कर दी। इस साजिश में उसने अब रचना के सगे भाई, यानी सुनील ने अपने साले देवेंद्र मालवी और अपने फुफेरे भाई, यानी मृतका के सगे भाई देवेंद्र, जिसके घर वो भाग के गई थी, सुनील वाजपेयी का साथ छोड़ के चुपचाप वहाँ से निकल के गई थी, उसको भी ये बात बताई देवेंद्र मालवी को, और अपने फुफेरे भाई रोहित मालवी को भी ये बताया कि ये मेरे लिए असहनीय कष्ट है, मेरे लिए असहनीय दर्द है, मेरी बिना किसी गलती के मेरे बच्चों के साथ लेकर निकल जाना ये ठीक नहीं था। खैर उस रात रचना अपने पार्टनर और 6 साल की बेटी के साथ बाइक पर कहीं जा रहा था। सुनील, देवेंद्र और रोहित ये दूसरी बाइक पर उसका पीछा करने लगे। वही जो मैंने आपको चश्मदीद ने बताया था उस समय पुलिस को, वही हुआ। एक के हाथ में तेज धार चाकू और 2 के हाथ में फावड़े में लगाने वाले मजबूत डंडे। सिमरा रोड पर कमल आटा चक्की के पास एक स्पीड ब्रेकर पर जैसे ही रचना की बाइक धीमी हुई, तीनों ने अपनी बाइक से उतरकर उस पर धावा बोल दिया। उन्होंने दौड़कर बाइक को पकड़ने की कोशिश की। इस छीना झपटी में बाइक का संतुलन बिगड़ गया। रचना, उसका पार्टनर और बच्ची तीनों सड़क पर गिर गए। उसके गिरते ही सुनील ने अपनी कमर से चाकू निकाला और बच्ची को छोड़कर रचना और उसके पार्टनर पर अंधाधुंध वार करने शुरू कर दिए और तब तक वो वार करता रहा जब तक कि दोनों अधमरे नहीं हो गए। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पूरी घटना को पास में छत पर खड़े कमलेश लोधी ने देखा। उन्होंने शोर मचाया, मोहल्ले के लोग आए, उनको देख के ये तीनों भागे, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने दौड़ाकर सुनील वाजपेयी को पकड़ लिया। रोहित और देवेंद्र वहीं डंडों को फेंक के जिससे उन्होंने पीटा था वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सुनील मालवी ने अपना गुनाह
कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी रचना किसी और के साथ अवैध संबंध में है। जब उसने भोपाल आकर अपनी आंखों से ये देखा कि तभी उसने उसको यानी रचना अपनी पत्नी को और उसके प्रेमी को मारने का फैसला कर लिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर फरार हुए उसके साले और फुफेरे भाई रोहित की तलाश शुरू कर दी। अब तक ये मामला भोपाल के सबसे चर्चित आपराधिक घटनाओं में एक बन चुका था। ये मतलब जैसे ये था, इसका बहुत शोर था। इस तरह की ये घटना थी जब धीरे धीरे खुलते खुलते आई कि तीसरी शादी या तीसरे व्यक्ति के साथ रहना, और फिर दूसरे पति ने उसको किस तरह से उस जिसके साथ रह रही थी उसको और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की जांच ने इस हत्याकांड की परतें खोलनी शुरू कर दी। तो एक ऐसी कहानी सामने आई जिसकी पटकथा सालों पहले विदिशा में लिखी गई थी। जैसा मैंने आपको बताया कि 2014 में इसकी शादी रमेश से हुई और उसके बाद वो शादी टूट गई। उन दोनों के बीच कुछ अनबन हो गई, अकेले रहने लगी मायके पर, और फिर यहीं से सोशल मीडिया पर चैट के माध्यम से उसकी सुनील मालवी से, मतलब सुनील मालवी की उसकी ज़िंदगी में एंट्री हुई रचना की। और रचना को लगा कि शायद वो उसका साथ निभाएगा और दोनों की ज़िंदगी आराम से चलेगी, और चली भी। 7 साल तक दोनों की ज़िंदगी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खटपट के चली। और इस दौरान उसकी एक बेटी और एक बेटा भी हुए। सब कुछ समान था, लेकिन तभी इसकी ज़िंदगी में एक तीसरा किरदार आ गया। साल 2021 में सुनील और रचना ने अपने बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस पार्टी में उसका एक दोस्त, सुनील का दोस्त राजेंद्र मालवीय भी शामिल हुआ, जिसका उसके घर पहले से आना जाना था। इसी पार्टी में रचना और राजेंद्र की नज़दीकियां बढ़ीं, दोस्ती प्यार में बदली और रचना का दिल एक बार फिर फिसल गया। और अब की बार फिसला राजेंद्र मालवी, जो कि उसके पति सुनील मालवी का दोस्त था और उसका पहले से घर पर आना जाना था। और मैंने बताया कि जनवरी 2022 में अचानक रचना अपने दोनों बच्चों के साथ गायब हो गई। परेशान सुनील ने उसको हर जगह ढूंढने की कोशिश की। विदिशा के एक थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा। रचना असल में अपने नए प्रेमी राजेंद्र मालवी के साथ भोपाल आ गई थी। वो यहाँ पर अशोका गार्डन इलाके में एक किराए के मकान में लिव इन में रह रहे थे। 7 महीने बाद जुलाई 2022 में ढूंढते ढूंढते सुनील परेशान था, रचना के लिए भी, लेकिन ज़्यादा परेशान अपने दोनों बच्चों के लिए था। लेकिन वो उसने कोई प्रयास ऐसा नहीं है दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जो उसने न छोड़ा हो इनका पता करने के लिए। तब धीरे धीरे ये पता लगा कि वह अपने भाई राजेंद्र के साथ रह रही थी। वो अपने भाई के पास गई, देवेंद्र के पास, और फिर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ किराए के मकान में लिव इन रिलेशन में रह रही है। उसने उसके भाई को, अपने पति, अपनी पत्नी रचना के भाई को, देवेंद्र मालवी को, उनकी बहन की बेवफाई की पूरी कहानी सुनाई। हैरानी की बात ये कि बहन के इस कदम से देवेंद्र मालवी भी बहुत गुस्से में आ गया, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, और उसने कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दोनों ने मिलकर रचना और राजेंद्र को खत्म करने की साजिश रच डाली। इस साजिश में उन्होंने, सुनील ने, मतलब पति ने, अपने फुफेरे भाई रोहित को भी शामिल कर दिया। 3 दिनों तक उन्होंने रैकी की कि ये ऑफिस से कब आता है, कब जाता है, कितने बजे ये शाम को निकलता है, तमाम जो शॉपिंग है। या 3-4 दिन में जब पूरा रूटीन उनकी समझ में आ गया, तो रास्ते में उन्होंने सब्जी काटने वाली एक छुरी खरीदी। हार्डवेयर की एक दुकान से फावड़े में लगने वाले 2 मजबूत बेंत यानी डंडे लिए, और राजेंद्र के नौकरी से वापस आने का इंतज़ार करने लगे। पुलिस ने मौके से पकड़े गए सुनील वाजपेयी से पूछताछ की, और थोड़े दिन में ही फरार देवेंद्र और रोहित को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला अदालत में पहुंचा। अभियोजन पक्ष के पास
पुख्ता सबूत और कई चश्मदीद गवाह थे। सबसे इम्पोर्टेंट चश्मदीद गवाह जिसने पूरी घटना को छत से देखा था वो कमलेश लोधी था। उसने अदालत को सिलसिलेवार वो सब कुछ बताया जो उसने अपनी आंखों से देखा था। दूसरी, सुनील के जीजा रवि मालवीय की गवाही हुई। उसने बताया कि उस दिन सुनील, देवेंद्र और रोहित, सुनील यानी रचना का पति, देवेंद्र यानी रचना का भाई और रोहित यानी सुनील का रिश्तेदार, वो उससे मिले थे, सुनील के जीजा से। सुनील ने बताया था कि वो रचना से मिलने जा रहा है। रवि ने यह भी पुष्टि की कि तीनों बाइक से एक साथ गए थे। पुलिस ने उस बाइक के रास्ते में ही उनसे और घटनास्थल के बीच में जहां वो चाकू और फावड़े के बेंट खरीदे गए थे उसकी भी गवाही हुई और ये पुष्ट हो गया कि वहाँ से जब ये कह के कि मैं रचना से मिलने जा रहा हूँ, हत्या के उद्देश्य से बीच में ही ये चीज़ें खरीदी गईं और ये भी साबित हुआ कि ये हत्या पूर्व नियोजित थी, कोल्ड ब्लडेड थी। सबसे अहम गवाह थी 7 साल की उसकी बेटी और उसकी मार्मिक गवाही ने, मैं इसके पहले भी कई बार बता चुका हूँ, 6, 7 साल, 8 साल की बच्चियों की जब गवाही होती है तो अदालत, भरी अदालत, खचाखच भरी अदालत ऐसे बच्चों की गवाही को बहुत गौर से सुनता है। माना जाता है कि बच्चे छोटे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, वो सच बताते हैं, जो देखते हैं वही बताते हैं। उनको बहुत ज़्यादा आप ट्यूटर नहीं कर सकते। ज़्यादा ट्यूटर किए जाएंगे तो जो उसका डिफेंस का लॉयर है वो 2-4 ऐसे सवाल पूछेगा कि फिर वो बात गड़बड़ होगी कि ये ट्यूटर थे। बहरहाल उस दिन भी उस 7 साल 6 साल की बच्ची की गवाही हुई। घटना में चूंकि उसने घटना पूरी उसके सामने हुई थी, उसने जब जज ने उससे पूछा तो उसने अपनी ज़ुबान में ये कहा और पूरे कोर्ट रूम को उस समय झकझोर दिया। उसने कहा, मम्मी और पापा, राजेंद्र या जो मारे गए हैं, जो तीसरा पति था रचना का, कि मम्मी और पापा के साथ हम लोग आ रहे थे, तभी पहले वाले पापा और मामा उन्होंने मम्मी पापा को मार डाला। ये गवाही बहुत पर्याप्त थी, इनोसेंट बच्ची की थी जिसने माँ बाप का कत्ल अपनी आंखों के सामने देखा था और चश्मदीद गवाह भी थी, कोर्ट की लैंग्वेज में अगर आप कहें तो यह गवाही बहुत महत्वपूर्ण थी। और 3 साल चले इस मुकदमे में। मुकदमे के बाद 6 नवंबर 2025 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। तमाम सबूतों, गवाहों और खासकर मासूम बेटी की गवाही के आधार पर कोर्ट ने सुनील मालवीय और रचना के सगे भाई देवेंद्र मालवीय, मैं फिर से रिपीट कर दूं, बीच में मुझे लगता है कि मैंने वाजपेयी कहा है, लेकिन ये लोग सुनील वाजपेयी, उसकी पत्नी रचना के सगे भाई देवेंद्र को राजेंद्र और रचना की हत्या का दोषी करार दिया। इन दोनों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को डबल आजीवन कारावास, हर हत्या के लिए एक आजीवन कारावास यानी दोहरे आजीवन कारावास की सजा और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। तीसरा आरोपी रोहित घटना के वक्त नाबालिग था, इसलिए उसको बाल न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। तो कुल मिलाकर ये जो अपराध की ये जो घटना थी, ये वहाँ पर जाकर ख़त्म हुई जहाँ प्यार और विश्वास की जगह धोखे और नफरत ने ले ली और इसका नतीजा हुआ 2 लाशें, और कैसे बीच सड़क में उनकी हत्या की गई इस नफरत ने, इस इंतकाम ने। आज की घटना में मृतका रचना ने नारी स्वतंत्रता और नारी विचारों का मजाक उड़ाया। मैं नारी स्वतंत्रता के विरुद्ध बिल्कुल नहीं हूँ, होना चाहिए। समाज जितना आगे बढ़ रहा है, नारी को विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन 1, 2 और फिर 3 शादियाँ की, इसमें भी कोई गैर कानूनी बात नहीं है कि रचना की स्वतंत्रता थी, वो जिसके चाहे साथ रहे और जिसे चाहे छोड़ दे, लेकिन सामाजिक मूल्यों को कानून के हिसाब से नहीं देखता।
ऐसा नहीं है कि समाज नारी स्वतंत्रता को मान्यता नहीं देता। बहुत मान्यता मिल रही है और अब ये मान्यता बहुत मुखर है कि नारी स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन एक सीमा तक। एक शादी, दूसरी शादी, 2 बच्चे और फिर तीसरी शादी। दूसरी शादी तोड़ी तो चुपचाप घर से भाग गई तीसरे के पास। दूसरे पति को भनक भी नहीं लगने दी। 6 महीने तक उसने ढूंढा। जब पता लगा कि ये तीसरे के साथ है तो उसका जो रिएक्शन था वो बड़ा नेचुरल था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो क्यों गई उसका घर छोड़ के, दोनों बच्चों को क्यों ले गई। अच्छा चलिए मान लिया कि पहली शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी, अरेंज मैरिज थी, पसंद नापसंद का सवाल हो सकता है। दूसरी शादी तो उसने अपनी मर्जी से की थी, बहुत लंबे एक दूसरे को जानने के बाद लव मैरिज की थी, उसकी पसंद की थी, 7 साल चली, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन तब भी उसकी नज़र तीसरे व्यक्ति पर पड़ गई। तीसरे पर उसने नज़र गड़ाई और फिर चुपचाप उसके साथ लिव इन में रहने के लिए चली गई। दूसरे वाले पति को बताया भी नहीं, चुपचाप तीसरे के साथ निकल गई। ये उसके स्वतंत्र विचारों की पराकाष्ठा थी। पहला पति और उसका परिवार नाराज, दूसरा पति और उसका परिवार नाराज, रचना का अपना परिवार नाराज, उसके अपने सगे भाई नाराज। तो समाज में इतनी नाराजगी मोल लेकर सर्वाइवल थोड़ा कठिन काम है। मतलब समाज के हर सेक्शन से आपने नाराजगी मोल ली और फिर भी आगे ज़िंदगी को चलाएं बिना किसी सुरक्षा के या बिना किसी भय के, थोड़ा सा मुश्किल काम है ये। तो जो मुश्किल है, इसीलिए जो होना था वही हुआ। पहला पति, मृतका का अपना भाई और पहले पति के रिश्तेदार ने मिलकर दूसरे पति के रिश्तेदार ने मिलकर उन दोनों को मार डाला। ये अपराध इंतकाम की आग में जलने से हुआ। नफरत अपनी चरम सीमा भी पार कर गई। इसलिए नारी स्वतंत्रता अपनी जगह सही है, मैं उसका समर्थक भी हूँ, लेकिन सीमा से बाहर ये नुकसान करता है। सीमा के बाहर जब भी आप जाएंगे, हर चीज़ की सीमा होती है। और इसीलिए चाणक्य नीति के 3 अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी जगह अति बुरी होती है। किसी भी चीज़ की अति यानी ज़रूरत से ज़्यादा अति बुरी होती है। ऐसा पुराने लोगों ने, बहुत बहुत जगह है ये बात, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो ये पुराने लोगों की ये सीख है। ठीक है, जिसकी मर्जी है वो इस सीख से सीख लेगा, जिसकी मर्जी नहीं है, वो विपरीत धारा में चलना चाहता है तो वो चलेगा, लेकिन उसमें कठिनाइयाँ भी हैं और खतरा भी है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।